नमस्कार, इस्तकबाल, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी सुधी दर्शकों का। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट पूजा शाह, आपके अपने बेहद ही पसंदीदा कार्यक्रम बिहार बिहान मॉर्निंग लाइव शो में। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ डीडी बिहार। जी हाँ दर्शकों, नई सुबह हमारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार करती है। नई ऊर्जा नई ताकत लेकर आती है, लेकिन इसी ऊर्जा को बनाए रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए ज़रूरी क्या होता है? ज़रूरी ये होता है कि हम अपने मन मस्तिष्क में अच्छे सुंदर से विचारों को रखें। बुराइयां कहाँ नहीं हैं, तकलीफ़ें कहाँ नहीं हैं, लेकिन उनसे बचने के लिए बेहद ज़रूरी है कि किन्हीं महापुरुषों के अनमोल वचन हमारे जहन में हो। क्यों? क्योंकि इनके वचन ही हमें उस ऊर्जा को बरकरार रखने में सहायता करते हैं। और इसी के लिए बिहार बिहान कार्यक्रम सुबह सवेरे सबसे पहले आपके लिए लेकर आता है बहुत ही खूबसूरत से विचार। महापुरुषों की जब बात चली है दर्शकों, तो हम सभी के अति लोकप्रिय बापू यानी कि महात्मा गांधी, उनके विचारों से हम बिल्कुल भी अनभिज्ञ नहीं हैं। हम सभी उनके विचारों को जानते हैं, आत्मसात करते हैं, और कहीं ना कहीं जब हम उनके शब्दों के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हमारे जहन में ये बात आती है कि उन्होंने लगभग हर बार ये कहा कि तकलीफ़ें आएंगी, कदमें जो हैं वो लड़खड़ाएंगी भी, शायद हम गिर भी पड़े, मगर ज़रूरी ये है कि हम फिर उठ खड़े हों, हम डरे नहीं और फिर से निडर बनकर चलें, तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही उनके बहुत सारे बहुत सुंदर से विचार हैं जो हम आपको दिखाने वाले हैं। तो आज क्या कुछ खास है? आज का विचार में महात्मा गांधी के अनमोल वचन आपके लिए हम प्रस्तुत करते हैं। आज का विचार। हो सकता है हम ठोकर खाकर गिर पड़े, पर हम उठ सकते हैं। लड़ाई से भागने से तो इतना अच्छा ही है। मेहमान के विषय में मैं ज़रूर बताऊंगी, मगर उससे पहले मैं आपको बताऊं कि जिस विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं वो भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये विषय हम सभी के लिए है। जी हाँ, ये विषय है हम सभी के लिए मूल आधार ज़रूरत की। वो क्या है? वो है बिजली की ज़रूरत। हम सभी बिजली का उपयोग करते हैं, और कहीं ना कहीं आज की इस जीवन शैली में बिजली के बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। और इसी से संदर्भित आज जो हमारे जो अतिथि हमारे बीच में हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, उनके बारे में बताऊं कि आप निदेशक परियोजना उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से हैं, SKP सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत, आभार आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। आपको भी धन्यवाद इसमें ज्वाइन करने के लिए, टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी, इसमें अवसर प्रदान करने के लिए कि मैं लोगों से जुड़ सकूं इसके माध्यम से। जी, मेरे दर्शकों को मैं बता रही थी, आप विद्युत विभाग से जुड़े हैं और काफ़ी लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं। बहुत वक्त आपने देखा है, बहुत सारे बदलाव आपने देखे हैं। सबसे पहले जो बातचीत की प्रक्रिया है वो मैं इसी से शुरू करना चाहूँगी। बदलते वक्त के साथ, बदलते दौर के साथ क्या कुछ बदलाव आपने देखा, क्या कुछ बेहतरी आपने देखी है, वो हमारे दर्शकों को सबसे पहले बताएं। देखा जाए, जिंदगी जिस दौर से, जिसको हम लोग डेवलपमेंट कहते हैं या आधुनिकता कहते हैं, वह धीरे धीरे ऊर्जा पर आश्रित होती जा रही है। अपनी सारी डे टू डे मौलिक आवश्यकताओं ने, डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए, तो जो मैकेनिकल सिस्टम था वो पावर ड्रिवन ऑटोमेटिक सिस्टम में कन्वर्ट हो गया है, जिसको कहते हैं कि जब आप चाहिए एट बेक कॉल वो चीज़ें आपको उपलब्ध हो जाए। तो जैसे पहले हम लोग को गर्म पानी की आवश्यकता होती थी तो हम लोग सूरज की या किसी स्टोव पर या पानी को गर्म करते थे, अब आप गीजर से गर्म कर लेते हैं। आपको ठंडे की आवश्यकता थी तो आप फैन के सामने अपने रूम में बाल्टी में एक पानी रख देते थे, और हवा के माध्यम से जब वह गुजरता था, उसी का इम्प्रूव्ड वर्जन हुआ कूलर। अब आप एसी पर चले आए हैं, एसी पर भी विंडो मॉडल से स्प्लिट एसी आए, सेंट्रलाइज्ड एसी आ गए। तो इस तरह करके धीरे धीरे सारे, और इन सब चीज़ों का जो एनर्जी प्रोवाइड करता है या प्राइम मूवर कहिए, वो है आपका इलेक्ट्रिसिटी। उसका जनरेशन आप विभिन्न माध्यम से कर सकते हैं, लेकिन एंड यूज में इसका यूनिवर्सलाइजेशन वर्ल्ड वाइड इतना अधिक हो गया है कि इलेक्ट्रिसिटी का बेसिकली कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो गया एज फार एज एंड उसका अंतिम यूज का जहाँ तक प्रश्न है। जी, हम लोग मेजॉरिटी ऑफ दी, हम लोग अपने देश में इसको 50 साइकिल्स पर यूज करते हैं, अमेरिका 60 साइकिल्स में। हम लोग अपने यहाँ 230 वोल्ट यूज करते हैं, वो 110 वोल्ट्स में यूज करता है।
तो कुछ डिफरेंस है बिकॉज ऑफ उसके सेफ्टी फीचर्स को लेकर के, लेकिन इसमें सब एक मत है कि एंड में जो चीज़ें हमको काम करनी है जिससे डिलीवरेबल है, चाहे वह आपके अपने सुख सुविधा के लिए हो, कल कारखाने के लिए हो, कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए हो, ऑफिस के, और आज जो आईटी के युग में वह भी, उसका भी प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी बिजली ही है। जी, ये जो प्रारूप है विद्युत की, ये किस तरीके से बदली है और किस तरीके से इस्तेमाल जो है वो भी बदला है। लेकिन मैं बात करूँ अगर कॉर्पोराइजेशन की, अब इस स्थिति में हम आ गए हैं कि आज के वक्त में जो विद्युत विभाग है वो कॉर्पोराइज्ड हो गया है। आपसे जानना चाहूँगी क्या कुछ सोचते हैं आप इसके बारे में? देखिए, विद्युत के बारे में यह रिक्वायरमेंट भी है, लोगों का डिमांड भी है, और एक ऐसे कि हमको रियल टाइम में जब चाहे जिस समय चाहे पर्याप्त मात्रा में बिजली उपलब्ध हो। तो सरकार के पास संसाधन की कमी है, तो इसके लिए आवश्यक है कि प्राइवेट कैपिटल को रोप इन किया जाए, इसमें लाया जाए। उसके लिए यह फिर ज़रूरी होता है कि यह अपने उस गवर्नमेंटल मॉडल से निकल करके एक इकोनॉमिक मॉडल की ओर, जिसको कि आर्थिक सस्टेनेबल, सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल में चले। और तब एक चर्चा हुई कि जो इसको प्योर गवर्नमेंट सेक्टर की जो एक औरा होता है या उसकी जो कार्यशैली होती है, उससे बाहर निकाल करके एक कॉरपोरेट कल्चर, एक कंपनी कल्चर की ओर दिया जाए। पहले से पावर सेक्टर में जो जनरेटिंग कंपनीज थी, पहले तो विद्युत बोर्ड के अंदर ही एक मोनोलिथ ऑर्गेनाइजेशन था, एकीकृत प्रणाली थी कि जनरेशन भी बिजली बोर्ड देखेगी, ट्रांसमिशन भी और डिस्ट्रीब्यूशन भी जी। बाद में जब 2003 का एक्ट आया, जिसको कि 2006-07 में संशोधन किया गया, तो हुआ कि नहीं, जनरेशन एक इंडिपेंडेंट कंपनी हो, उसका काम है बिजली जनरेट कर दे। दूसरी कंपनी है ट्रांसमिशन, कि वह उस जनरेटिंग कंपनी से बिजली को ले ले, जैसे आप ट्रक से सामान ढोते हैं वैसे ही वह तार से ढो दे सामानों को, और जो वितरण कंपनियां हैं उनके डोर स्टेप तक, उनके स्टेट पेरीफेरी तक पहुंचा दे। और वितरण कंपनियां अब उसको कंज्यूमर के पेरीफेरी तक पहुंचावें। तो इसके तहत तो आवश्यकता पड़ी कि सभी लोगों को कॉम्पिटिटिव एज में आना। तो ये जो कॉर्पोरेटाइजेशन है वह बेसिकली इस अवधारणा पर आधारित है कि सरकारी कंपनियां का मूल उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है। सरकारी कंपनियों का मूल उद्देश्य सोशल सेक्टर में हर एक तबके को समान अवसर प्रदान करते हुए डेवलपमेंट में अपना योगदान देना, ओवरऑल सोसाइटी के डेवलपमेंट में। जबकि इस कॉर्पोरेटाइजेशन का एक लिमिटेड पर्पस है कि एक संस्था को उसके उच्च इफिशियंसी पर और आर्थिक दृष्टिकोण से संबल बनाना। जी बिल्कुल। तो बेसिक इस कॉन्सेप्ट के तहत पावर सेक्टर में भी बिहार में हम लोगों के यहाँ 1/11/2012 से कॉर्पोरेटाइजेशन का हुआ। पहले जो बिजली बोर्ड थी उसको 5 कंपनियों में बांट दिया गया। वितरण कंपनी में साउथ बिहार, गंगा के इस पार और उस पार करके साउथ बिहार डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, और नॉर्थ बिहार ट्रांसमिशन के लिए ट्रांसमिशन कंपनी, जनरेशन के लिए जनरेशन कंपनी, और सबों के बीच समन्वय की आवश्यकता है। बिजली एक ऐसी चीज़ है जिसमें समन्वय भी स्थापित करना आवश्यक है। तो उसके लिए बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी है हम लोगों के यहाँ, जो बिहार सरकार के ऊर्जा विभाग के अधीन काम करती है। जी बहुत वक्त पहले आपने रिटायरमेंट ले ली, रिटायर आप हो गए, लेकिन फिर आप जुड़े हुए हैं बिजली विभाग से। क्या इसके पीछे की क्या स्टोरी रही, किस तरीके से वापस से जुड़ाव हुआ, क्या कुछ हुआ? देखिए, मैं बिहार राज्य विद्युत बोर्ड में आने से पहले मैं टाटा की सर्विस में था जी। और कैंपस सिलेक्शन उस समय बीआईटी सिंदरी से कैंपस सिलेक्शन करके 1 जनवरी 1979 से ज्वाइन किया। 5 साल रहने के बाद ऐसा अनुभव हुआ कि यह स्टील सेक्टर है जिसमें हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, तो मेरा ग्रोथ एक लेवल तक हमको उस समय की सोच के अनुसार से लिमिटेड लगा। हालांकि आज के दिन में सारे फैकल्टी के इंजीनियर्स
तो एक ही प्लेटफॉर्म पर आगे जा कर के हो जाते हैं। लेकिन उस समय एक सोच ऐसी बनी कि हम लोगों के लिए पावर सेक्टर है। उसी समय एनटीपीसी बहुत इनिशियल फेज में था और पावर सेक्टर के लिए बेस्ट एवेन्यू स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ही माना जाता था। तो मैं 84 में बिजली बोर्ड में आ गया और इसका ज़रूर एक बार एहसास हुआ कि एक उस समय के टाटाज के परफॉर्मिंग कंपनीज से और बिजली बोर्ड, पूरे देश की बिजली बोर्ड उस समय एक चैलेंजिंग सिचुएशन से गुजर रही थी, चूँकि प्रीडोमिनेंटली इंडस्ट्रियलाइजेशन उस लेवल का हुआ नहीं था। नेटवर्क बहुत लंबे लंबे होते थे, गांव के क्षेत्र में बिखरे हुए, और उन पर खर्चा बहुत आता था और पूर्णतया सरकार पर आधारित था। तो इस तरह करके वह दौर चला। तो मैंने मेरी पोस्टिंग पहले झरिया में, फिर मुजफ्फरपुर में, फिर पटना में हुई और पटना के जो विभिन्न ऑफिस और फील्ड जॉब दोनों का कार्य करने का अनुभव प्राप्त हुआ। पूर्व से मैं जब टाटा में भी था तो वहाँ भी उसके पावर सेक्टर यूनिट से ही एसोसिएटेड था, तो एक पूर्व का अनुभव था। और मैं 14 में मेरी नियुक्ति जब सर्विस में था ही उसी समय डायरेक्टर प्रोजेक्ट्स के रूप में हो गई थी। बाद में मुझे ऑपरेशन का भी चार्ज दिया गया और रिटायरमेंट के बाद जब 17 के जुलाई में मैं रिटायर कर गया था, उसके बाद पुनः बिहार सरकार ने ये एडवर्टीजमेंट निकाला चूँकि हम लोगों का टेन्योर पूरा हो गया था तो कि नई नियुक्ति के लिए, और मैं एलिजिबल था, 62 ईयर्स से कम मेरा उम्र था, तो पुनः 5 साल के लिए मेरी नियुक्ति कर ली गई, जिसके चलते मैं अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ। जी, जिस कार्य को आप कंटिन्यू कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो हमारे दर्शक हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं उनके मन में, क्योंकि उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी का ये एक हिस्सा है बिजली। अभी उभर कर जो एक बहुत बड़ा मसला आ रहा है लोगों के बीच में, वो है प्रीपेड मीटर। इसके विषय में बहुत सारी धारणाएं हैं लोगों के बीच में, बहुत सारे प्रश्न भी हैं। आपसे जानना चाहूँगी कि प्रीपेड मीटर की आवश्यकता क्यों पड़ी और क्या कुछ फ़ायदे हैं उपभोक्ताओं को? देखिए, जब सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो 15 अगस्त 2012 में यह निर्णय लिया गया कि हम लोग बिजली व्यवस्था में आमूल परिवर्तन करेंगे, उसके बाद 15 में 7 निश्चय का पार्ट बना कि हम हर घर में बिजली पहुंचाएंगे। उसके बाद क्रमशः होने लगा कि हम शाम में भी बिना बिजली काटे हुए, जिस समय कि ग्रामीण क्षेत्रों को सबसे अधिक बिजली की आवश्यकता होती है, उसको बिजली देंगे। बाद में पूरे देश में इसकी चर्चा होने लगी कि हमको 24/7 देना है, अनइंटरप्टेड देना है, क्वालिटीज़ देना है जी। तो जब आप पहले सामग्री ही कम बेचते थे तो उसमें घाटा फायदा का परसेंटेज भले वही रह जाता था, लेकिन अमाउंट बहुत कम रहता था। आप 100 रुपया का बिक्री करते हैं और आपको 10% हानि हो तो 10 रुपये की हानि होगी, लेकिन अगर आप बिक्री 1 लाख का करेंगे और 10% हानि होगी तो 10,000 की हानि होगी। तब यह जो सेक्टर जो सबसे चैलेंजिंग उभर करके हम लोगों ने बिहार के सेक्टर में बहुत ही मैंने टर्न अराउंड किया है और इस तरह की संरचना विकसित कर दी है। 13-14 में जहां हम लोग 1700-1800 मेगावाट बिजली कर पाते थे, 2007 में 5 में जहां हम लोग 700 मेगावाट बिहार को बिजली दे पाते थे, और आज के दिन में लगभग 6700 मेगावाट की बिजली पहुंच चुके हैं। तो ऑलमोस्ट 10 टाइम्स ग्रोथ है। तो इस सेक्टर में जब आप 10 टाइम्स ग्रोथ कीजिएगा तो 10 टाइम्स ज़्यादा बिजली हैंडलिंग कीजिएगा। और उस दूसरी चीज़ की, वह भी जो बिजली 700 मेगावाट थी वो कंटिन्यूस नहीं थी, वह थी 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे की। अब आप कंटिन्यूस बिजली दे रहे हैं तो आपके लिए आवश्यकता की कि उस बिजली का सही तराजू के माध्यम से तौला जाए। नंबर 1, जो तौले उपभोक्ता उसका भुगतान समय पर करें और उपभोक्ता को गलत बिजली बिल नहीं मिले। जो हम लोग के लिए इस दौर में जब हम लोगों ने रेवेन्यू सेक्टर हम लोग के लिए फोकस हो गया तो एक बहुत बड़ा चैलेंज उभर कर हमने बिलिंग प्रणाली का डिजिटाइजेशन कर दिया, सॉफ्टवेयर से बिल बनती है।
ले इसलिए अब बिल में मैनुअल इंटरवेंशन नहीं रह गया, आदमी बिल नहीं बनाता है। लेकिन एक विषय चैलेंजिंग रह गया कि बिल बनाने का जो आधार है वह मीटर रीडिंग है। मीटर रीडिंग का कार्य कोई आदमी जाएगा आपके सामने करेगा। अब वह उसमें हम लोगों ने टेक्नोलॉजी कहा कि नहीं, आप फोटो खींच करके बिलिंग कीजिए, तो डायरेक्ट फोटो के माध्यम से बिलिंग सिस्टम में ट्रांसफ़र कर देना, इस टेक्नोलॉजी में भी अपने चैलेंजेज हैं। दूसरा बात है कि अल्टीमेटली फ़ोटो खींचने वाला भी तो एक आदमी है, किसका फ़ोटो खींच रहा है, हेजी खींच रहा है, क्लियर खींच रहा है, नहीं के। तो इस ह्यूमन इंटरवेंशन को समाप्त करने के लिए यह आवश्यक था कि हम ऐसी प्रणाली करें जिसमें कि मीटर रीडिंग करने का काम भी ऑटोमेटिक हो जाए। जैसे बिलिंग ऑटोमेटिक हो गया, हमने कलेक्शन के लिए उपभोक्ताओं को बहुत सारी सुविधाएं दे दी, तब उनको करेक्ट बिल जाए। अब उनके लिए चैलेंज हर समय होता था कि मेरा मीटर रीडर गलत रीडिंग कर दिया, मेरे यहाँ रीडिंग नहीं करने आ रहा है जी। तो और हमारा जो टेरिफ है बिजली का वह स्लैब बेस्ड है। जैसे आप 100 यूनिट कंज्यूम कीजिएगा तो अलग उसकी गणना होती है, 200 यूनिट कीजिए अलग। तो यह फ्लैट स्लैब नहीं है कि कभी भी रीडिंग करेंगे तो वही बिल बनेगा। नहीं, आप अगर 2 महीना नहीं बिलिंग करेंगे और अपना घर बैठे कुछ रीडिंग प्लेस कर देंगे तो आपको बिल ज़्यादा मिल जाएगा, क्योंकि उसको मंथली रीडिंग ट्रीट कर लेगा वह सॉफ्टवेयर। तो आदमी जो आप उसको लॉजिक डिजाइन करके दीजिएगा वह तो कोई मेंटल सिचुएशन ही नहीं कि हम किए हैं गलती, उसको भी हम लोग करेक्ट कर सकते हैं मैनुअल, लेकिन वह तो सॉफ्टवेयर नहीं करेक्ट करेगा। इसको एड्रेस करने के लिए हम लोगों ने पर डे बिलिंग इंट्रोड्यूस किया। आपके टाउन एरिया में हम लोगों ने पर डे बिलिंग, ताकि फिक्स चार्ज लोगों को ज़्यादा नहीं लगे, लोगों को स्लैब का बेनिफिट मिले। इस सब के बावजूद जो बिलिंग की समस्या थी, कोड प्रॉब्लम था, उसको हम लोग उस लेवल तक नहीं कर पाए जिस लेवल तक हम लोग चाहते थे, या रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम है। इस बढ़ती हुई जब सारा चीज़ें बिजली पर डिपेंडेंट हो गया है, तो हम बिजली खरीद करके लोगों तक पहुंचाते हैं, उसका कॉस्ट रहता है, पहुंचाने का ट्रांसमिशन का खर्चा है, फिर हम लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा है। तो यह एक चैलेंजिंग सेक्टर हम लोगों के लिए बन गया था। दूसरी बात है कि पेमेंट्स का भी एक जनरल एटीट्यूड होता है कि सरकारी संस्था है या तो कन्वीनियंटली हम लोग जब उनके डोर पर नॉक करने जाते थे तब लोगों को याद आता था कि हम समय पर बिजली दे दें। कभी कभी ऐसी भी परिस्थिति बनती थी कि हमको लाइन काटने की आवश्यकता होती थी। तो लाइन काटना भी उतना सुगम काम नहीं है कि आप 1 करोड़ आज के दिन में 1 करोड़ 70 लाख उपभोक्ता से बढ़ चुके हैं, आप नहीं पेमेंट करें, उनका लाइन काटते चलें। तो इस तरह से एक इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन जो दोनों पक्षों को के लिए लाभप्रद है कि आपको विवाद रहित बिजली, आप उसके माध्यम से घर बैठे आपको पता हो कि आप इतना बिजली खपत कर रहे हैं तो कितना रुपया का खपत कर रहे हैं। आपको मोबाइल ऐप के माध्यम से आप चाहिए तो हर समय देख सकते हैं कि हर एक घंटा में कि एवरीडे की कल हमने 10 यूनिट खपत, इसका इतना पैसा लग गया। तो एक टर्मिनोलॉजी है कि थिंग्स विच कैनॉट बी मेजर्ड कैनॉट बी कंट्रोल्ड। जिन चीज़ों का, जैसे हवा को मेजरमेंट हम नहीं करते हैं तो उसका वैल्यू नहीं समझते हैं, उसका आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जैसे कि पानी को हम लोग मेजरमेंट अभी तक नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए उसकी उपयोगिता, उसका महत्व हम लोग नहीं समझते हैं और उसको कंट्रोल भी नहीं कर पाते हैं, कितना वेस्टेज। तो इसके लिए इन सारे अवयवों में जब बिजली के जनरेटिंग के सोर्सेज के लिमिटेड हैं तो दोनों चीज़ें हैं, हमको ग्रोथ भी करना है और हमको बिजली का सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं, इसके वेस्टेज को भी कम करना है। तो इन सब चीज़ों का समेकित रूप से समाधान जो मोबाइल के आप लोग तो टेलीफोन युग के हम लोग थे जिसमें कि बेसिक फ़ोन होता था, दिन लग गया, चलो भाई 15 दिन के बाद पेमेंट करेंगे, लोग ज़्यादा देर बाद।
तो जो यह कॉन्सेप्ट आया कि इसमें भी हम लोग मोबाइल के तरह लोगों को कि हर एक आदमी डिसिप्लिन्ड हो जाए, हर एक क्षेत्र में अनुशासन की आवश्यकता होती है। और यह तो आपका कोर सेक्टर है जिस पर सारी की सारी चीज़ें डिपेंडेंट है। अगर हम लोग नहीं डिसिप्लिन्ड होंगे तो सरकार की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तो छोड़ दिया जाए, पर्सनल एक्टिविटीज भी जो है, सोशल एक्टिविटीज़ है, वह भी आप नियंत्रित नहीं कर पाएंगे, व्यवस्थित नहीं कर पाएंगे। तो इन सारे परिदृश्य के तहत इस माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि हम सिंपल स्मार्ट मीटर नहीं लगाएंगे जाएगा बिहार में, हम लोग स्मार्ट मीटर विथ प्रीपेड फंक्शनैलिटी करेंगे। और वह उपभोक्ता चाहे तो 10 रुपया चार्ज करें, 25 रुपया चार्ज करें, जय बार चार्ज करें, और उनको सुविधाएं मिलती अपने इस्तेमाल के हिसाब से, अपने इस्तेमाल के जैसे आपको मन करता है तो आप जाते हैं तो 250 ग्राम सब्जी खरीद लेते हैं, आधा किलो, जिसको जैसा उस अनुसार से पर डे वेज अर्नर चाहे तो 5 दिन के बाद अपना चार्ज कर ले। उसको बुझाएगा क्या कि बिजली हम अनावश्यक जला करके रखते हैं, वेस्टेज से भी आप वेस्टेज से भी। तो ये सारे कारण प्रीपेड मीटर्स के, प्रीपेड मीटर्स के बिल्कुल। लेकिन जो आप ओवरऑल तो कोई भी नई व्यवस्था आप लाएंगे तो स्वाभाविक बात है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भी कहता है कि आदमी चेंज को रेजिस्ट करता है, देयर इज इन बिल्ट कैरेक्टर है, नेचर है। तो वही होता है कि एक कंफर्ट जोन से दूसरे कंफर्ट जोन में जाने में थोड़ा वक्त लगता है। तो लोगों को ऐसा एहसास होने लगा कि नहीं, स्मार्ट मीटर में बिलिंग अधिक होती है, हमको पेमेंट कर देते हैं तो पर भी लाइन तुरंत नहीं जुट पाता है। एक बहुत बड़ी समस्या जी, क्या कहेंगे तुरंत नहीं। तो इस संबंध में एक तो कि इसमें हम लोगों ने उपभोक्ताओं की संतुष्टि के लिए पहले जो उनका मीटर लगा था, अब तो एक चीज़ तो तय है, यूनिट अगर जो हम एक पैरेलल मीटर लगाए, जो जिस मीटर से वह पहले बिजली यूज कर रहे थे, और इस मीटर के उनको दिखला दिए कि आप देख लीजिए 10 दिन में, इस पीरियड में आपने अगर इस मीटर में 10 यूनिट यूज किया है, इस मीटर में भी 10। और बिल तो पहला भी सॉफ्टवेयर ही बनाता था, अभी भी सॉफ्टवेयर ही बना रहा है। आप मूल रूप से ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसी कोई धारणा ना रखें, ऐसा कुछ भी नहीं है कि अब जो मीटर आ रहे हैं, प्रीपेड मीटर्स आ रहे हैं, उसमें ज़्यादा बिलिंग होगा या ज़्यादा जो आपके रीडिंग्स है वो आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसी अवधारणा से बचने की ज़रूरत है। और भी जो आपने बातें कहीं आज, मुझे ऐसा लगता है जो हमारे दर्शक हैं उनको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा कि प्रीपेड मीटर की क्या आवश्यकता है और इस मीटर में कोई परेशानी नहीं है, और बिजली की जो उपयोगिता है उससे कितना बचा कर संभाल कर करना है। सारे संदेश देने के लिए इतनी सारी जी एक लाइन और ऐड कर देना चाहता हूँ कि जो अभी एक माने 98-99% तक तो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, एक 2% में होता है कि उपभोक्ता पेमेंट कर देते हैं, लेकिन हम लोग का टारगेट है कि 1 घंटा के अंदर उनका लाइन जुट जाए, पुनः आ जाए लाइन। लेकिन हम लोग 100% 2-3% केसेज हैं जिसमें कि हम जहां नेटवर्क इश्यूज है वहां भी हमने मैनुअल इंतजाम कर लिया है कि अगर उनका टेलीफोन आता है कि मेरे पास 1 घंटे में लाइन जुटा, तो जा करके उनके प्रीमिसेस को विजिट करके उनका लाइन जोड़ दिया। बिल्कुल, मतलब इस बात से घबराने की जरूरत नहीं है कि अगर ऑनलाइन नहीं हो रहा है तो लोग नहीं है, लोग आज भी हैं, व्यवस्थित रूप से कार्य किया जा रहा है और इसीलिए कॉर्पोराइजेशन किया गया है। बहुत सारी बातें बताई आपने, बहुत सारा ऐसा ज्ञान दिया है इस विषय पर जिससे कि मुझे लगता है जो लोग हैं उन्हें बहुत लाभ होगा, उन्हें बहुत सारी जानकारियाँ मिली हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आज यहाँ आने के लिए, इतनी सारी बातें साझा करने के लिए आपका। जी हाँ दर्शकों, आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद थे SKP सिंह, निदेशक परियोजना उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से। उनसे हमने विद्युत विभाग के बारे में, विद्युत के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ ली और बदलते वक्त के साथ में किस तरीके से विद्युत का परिवेश जो बदला है उसके बारे में भी बहुत सारी जानकारियाँ हमने प्राप्त कर ली। अब दर्शकों, वक्त हो चला है आपके सुझाव हम तक पहुँचा देने का, तो चलिए फटाफट से उठा लीजिए अपना कागज़ और कलम या फिर अपना मोबाइल फ़ोन और नोट कर लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 8,01,000। आप हमें ईमेल एड्रेस के द्वारा भी मैसेज कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है director DD के patna@gmail.com।